आज ये खास शाम का आयोजन, खास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड पावर्ड बाय श्री केवीएल होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड फार्मेसी, हेल्थ पार्टनर एमएमआई नारायणा हेल्थ, सपोर्टेड बाय काश फाउंडेशन, ओम हॉस्पिटल, डॉक्टर जावलकर ईएनटी हॉस्पिटल, एमएमआर हॉस्पिटल, त्रिवेणी डायग्नोस्टिक्स, इन सभी के संयुक्त तत्वाधान में आज इस खास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। हेल्थ एजुकेशन को लेकर बात होगी, शिक्षा में किस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर है, कैसी बाधाएं आ रही, यहाँ पर छात्रों को क्या कुछ अवेयरनेस की जरूरत है, कैसे उनके अंदर जागरूकता लाई जा सकती है, उन्हें क्या कुछ परेशानियां हो रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा पैनलिस्ट के माध्यम से हम तमाम कुछ सवाल रखेंगे और उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो पैनलिस्ट के तौर पर आज आज की पहली शाम और साथ ही पहला पैनल हमारा सज चुका है, जिसमें बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में मंच पर मौजूद है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय जी। साथ ही इनसे कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल यहाँ पर किए जाएंगे और हेल्थ एजुकेशन को लेकर मुख्य रूप से चर्चा आज इस पैनल पर होनी है। तो शुरुआत डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी से। तो इस कॉन्क्लेव और अलंकरण समारोह जो यहाँ पे हम लोगों को पुरस्कार सम्मानित करने वाले हैं, इस समारोह में ये पहला पैनल है जिसमें ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने बहुत नामचीन है और जो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो सारे लोग चारों डॉक्टर हमारे साथ हैं। तो हम पहले डॉक्टर आलोक शुक्ला से अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आपने एमएस किया, आप आईएएस में सिलेक्ट हुए, आपने एज ए आईएएस जो है अलग अलग विभागों में काम किया, आपने छत्तीसगढ़ को पीडीएस में एक पूरे देश में एक पहचान दिलाई। पर क्या वजह है कि आप डॉक्टर रहे पर मेडिकल फील्ड में जिस तरह की छत्तीसगढ़ की पहचान होनी चाहिए थी, जबकि आप हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों में रहे, पर मेडिकल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ उस तरह से पहचान नहीं बना पाया जिस तरह का राष्ट्रीय स्तर पे पीडीएस में उसकी पहचान बनी। सुभाष, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करना चाहूँगा जी। मेडिकल फील्ड में दो तीन तरह की अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो थेरेपेटिक है कि इलाज है, हालांकि अब तो इलाज में भी छत्तीसगढ़ की बड़ी पहचान हो रही है। कल परसों मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था कि कोई दुबई का मरीज़ यहाँ पर ऑपरेशन कराने आया, लेकिन थेरेपेटिक सब कुछ नहीं है। आज हम अभी बैठ करके हेल्थ एजुकेशन की चर्चा करने की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से मुक्ति नहीं है। अगर आप WHO की डेफिनेशन देखेंगे तो WHO कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, अब तो स्पिरिचुअल भी कहते हैं, वेल बीइंग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। केवल बीमारी नहीं है, इससे स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य में इंसान को स्वस्थ महसूस करना चाहिए और उसके लिए हमको जो घर परिवार है, समुदाय है, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ था जो आज पूरे देश में माना जाता है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का मितानिन कार्यक्रम, जो कि कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम था अपने आप में, और भारत सरकार ने इसी कार्यक्रम के ऊपर आधार रख करके आशा का कार्यक्रम शुरू किया, जो कि गांव-गांव में, घर घर में स्वास्थ्य को ले जाने का काम करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो सच बात तो ये है कि पीडीएस में जो काम हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ज़्यादा गर्व है मितानिन कार्यक्रम का। जी, हमारे साथ में बतौर पैनलिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा जी भी हैं, जो कि हैं आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं। पात्रा साहब, आपसे पहला सवाल है, अभी लंबे समय से जो देखा जा रहा है, हालांकि आयुर्वेदिक की जब बात होती है तो ये पद्धति तो सदियों पुरानी है, लेकिन अब वर्तमान दौर में कहीं ना कहीं एलोपैथी ज़्यादा हावी होता नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस नज़रिए को और क्या कुछ और कैसी चुनौतियां हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से जो पुरानी पद्धति है उसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
You mean to say that पुरानी पद्धति को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? जी, होम्योपैथी को लेकर क्या कुछ और कैसे प्रयास यहाँ पर किए जा सकते हैं और आयुर्वेद को किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है? मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज होम्योपैथी डॉक्टर साहब, मैं मेरी सहयोगी दरअसल उसको बहुत सारी चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने सिकल सेल के क्षेत्र में बहुत एक्सीलेंट काम किया। आपने इंटरनेशनल यहाँ पर सेमिनार किया 2013 में। चूंकि सिकल सेल में मैंने आप लोगों के साथ काम किया है तो मुझे पता है। पर उसके बाद अब चूंकि आप एक विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, उसमें एजुकेशन को देख रहे हैं, तो किस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में इसको लेकर पहल भी हो रही है। इसमें भी एक डॉक्टर अभी हमारे साथ आएंगे, पर चूंकि आपने शुरुआत की थी, फिर आप उसको किस तरह से आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? मैं बस बारी बारी करके आपको दोनों क्वेश्चन देता हूँ। पहले तो जैसे मैं बता रहा था, होम्योपैथी पर तो मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक, दो मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक का थोड़ा बहुत मेरा इंक्लिनेशन है। तो हमारा मॉडर्न थेरेपी, इसे हम कभी किसी को डिफर नहीं करते हैं। एज ए एकेडमिशियन हम आयुर्वेदिक की मेडिसिन की, मेरे ख्याल से आलोक शुक्ला सर हमारा सीनियर भी है, हमारा सेक्रेटरी भी थे, वो भी एग्री करेंगे जो हम एलोपैथी डॉक्टर भले हैं, लेकिन आयुर्वेदिक को हम कभी नलीफाई नहीं किए कि होम्योपैथी को भी नलीफाई नहीं किया, बिकॉज वी अप्रोच इन ए साइंटिफिक वे। जो साइंटिफिक रेशनलाइजेशन करता है उसको हम सम्मान करते हैं, उसी को हम अडॉप्ट करते हैं। जो आयुर्वेदिक पद्धति में जो साइंटिफिकली अडॉप्टेशन हो जाता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। कि हम पेशेंट्स को भी बोलते हैं भाई इसमें चले जाओ। होम्योपैथिक में भी जो साइंटिफिक रेशनलाइजेशन है, क्योंकि हाइपोथेटिकली सब चीज़ें जो क्लेम करते हैं हम इसको ठीक कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं, हम उसको बिलीव नहीं करते। हम एविडेंशियल बेस्ड चीज़ें को लाइक करते हैं और उसी को हम सब्सटेंशिएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मिस्टर मिश्रा की जो क्वेश्चंस है, यस, मेरे सिकल सेल मेरे दिल में रहता है, मैं हार्ट में विथ इमोशन काम करता हूँ। क्योंकि जब 1985 से, मतलब मैं थर्ड ईयर MBBS की स्टूडेंट था, तब से काम कर रहा हूँ। मैं उड़ीसा को बिलोंग करता हूँ और बुर्ला मेडिकल कॉलेज से मैं MBBS पास किया हूँ। और वहाँ मैं देखा सिकल सेल की बहुत सारे मरीज बिल्कुल आते हैं और उस समय बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाता था मैं। हमारे एक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर कर थे, वो काम कर रहे थे, तो उससे हम देखे और डॉक्टर ग्राहम सर्जन करके वो आए 1986 में, तो हम उससे जुड़ के वो काम शुरू किए। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा बहुत सारे मरीज ही छत्तीसगढ़ से बुर्ला मेडिकल कॉलेज जाते थे, तो सिकल सेल तो मेरा इमोशन है, वो काम करता था। और यहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद किया। हम 2007 से 17 तक की मेरे को एक प्रोजेक्ट दिए थे सिकल सेल की, जो स्कूल टू स्कूल सर्वे करने के 3 to 15 ईयर्स की। क्योंकि ये मेंडेलियन रिसेसिव डिजॉर्डर्स है, उसको हमको जाना पड़ेगा। मतलब जो कैरियर है वो सिम्टोमेटिक नहीं रहता है, वही प्रोपेगेशन करता है। क्योंकि अननोइंगली शादी होता है, वो मेंडेलियन रिसेसिव होते, दोनों जीन की हस्बैंड और वाइफ होता है, तभी वो जीन आगे बढ़ जाता है और होमोजाइगस बेबी पैदा होता है और प्रॉब्लम वहीं शुरू होता है। तो हमको अवेयरनेस और सर्वे इम्पॉर्टेंट था। इसको बहुत जगह मैं अप्रोच किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, जेहेतु इसका एडवांटेज में, जब आलोक शुक्ला सर हमारा सेक्रेटरी थे, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर ये चीज़ें टेक्निकली सर समझ पाए, और ये जो मेरे प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट को लेके दिए, और आई एम थैंकफुल टू दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये प्रोजेक्ट, ये क्योंकि मेरा पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट मिला और हम अच्छा बढ़िया काम किए। और जो 3 to 15 ईयर्स चाइल्ड, क्योंकि वो चाइल्ड को, मतलब जो होमोजाइगस डिटेक्शन करना मेरा उद्देश्य था, उसको हम ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, और जो हेट्रोजाइगस जो कैरियर है, जो छोटी सी क्लिंग है, उसको, उस पेशेंट्स, उस इंडिविजुअल को हम काउंसलिंग कर दे, मैरिज काउंसलिंग। मतलब ये एक्सप्लॉइटेड होते हैं जो हेट्रोजाइगस है। कोई भी पाथी, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी, वो बोलता है हम तुमको ठीक कर दिए, क्योंकि दे यूजुअली 99% केसेस में इलाज की जरूरत नहीं है। ये अवेयरनेस जरूरत था, क्योंकि वो लोग बेचारे एक्सप्लॉइटेड होते थे। ये एक पार्ट था। दूसरा सेंसिटाइजेशन था मैरिज काउंसलिंग, क्योंकि जो सिकल सेल बीमारी है मेंडेलियन रिसेसिव है, क्योंकि बोथ दी पार्टनर हैज टू कैरी दी जीन, तो हम इसको ब्रेक करें। तो
तो इसके लिए सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो ये स्टिग्मा के रूप में चले जाता है। अपना घर में कोई सिकल सेल मरीज होता है तो उसको छुपाने की कोशिश करता है, ये चीज़ें बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, वही प्रॉब्लमदायक है। तो हम ये प्रयास कर रहे थे, वो बहुत हद तक हम सक्सेस रहे और बढ़िया काम हुआ। और अभी सिकल सेल इंस्टीट्यूट जो है हमारा छत्तीसगढ़ वर्ल्ड की इस टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूट पहले एस्टेब्लिश हुआ, जो कि कॉन्सेप्ट जो है हमारा पूर्व राष्ट्रपति जी जो थे, जो भारत रत्न APJ कलाम साहब हमारा चीफ गेस्ट थे, आए, वो कॉन्सेप्ट दिए, वो स्टेज में हमारा गवर्नमेंट वहीं डिक्लेरेशन किए और 2013 में ये इंस्टीट्यूट आया और मैं फाउंडर डायरेक्टर भी था। तो उसमें काम तो हमारा स्टेट बहुत बढ़िया करता है। वो सेंसिटाइजेशन इज वंडरफुल, हमारा स्टेट में इतना बढ़िया माने सेंसिटाइजेशन है। जब मैं पहले जाता था वो लोग हमारा गाड़ी को रोक देते थे, मेरे को गाली गलौज करते थे, मेरे चाबी छीन लेते थे गाड़ी के। लेकिन रिवर्स नाउ दे आर कॉलिंग आस, भाई आइए हमारा टेस्ट करिए, और मैरिज काउंसलिंग के आते हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लाइफ की, जो वो पूछते हैं भाई ये मेरे बच्चे हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, जो शादी कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा। दिस इज द वंडरफुल अचीवमेंट इन हेल्थ साइंस इन द एकेडमिशियन। ये सबसे बड़ा संतुष्टि की क्षण है मेरे लिए। तो हमारे स्टेट में बहुत बढ़िया काम हुआ और इसके लिए क्रेडिट कुछ आलोक शुक्ला सर को भी जाता है, क्योंकि मैं बहुत बार जब कॉन्फ्रेंस वगैरह में सर को बुलाता हूँ तो मेरे को क्यों बुला लेता है करके ऐसे बताते, मैंने सर आप मेरे को मदद की, एज ए टेक्निकल नॉट एज ए IAS ऑल्सो, दैट इज वी हैव डन ए वेरी वंडरफुल वर्क इन। पात्रा साहब, अभी हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड ने जो सिकल सेल से पीड़ित लोग हैं उनको 1000 रुपये सहायता हर महीने वो दे रहा है। अभी झारखंड ने इसकी डिक्लेयर किया। हम लोगों ने जब इस अभियान को आपके साथ जोड़ा तो हमने तमाम समाज, जो साहू समाज हैं, आदिवासी समाज, उसमें कहा कि आप जन्म कुंडली मत मिलाइए, रक्त कुंडली मिलाइए। Yes. और ये मुझे याद है। तो इस तरह का लगातार हुआ। तो छत्तीसगढ़ में चूंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सिकल सेल को लेकर काफ़ी घोषणाएं की हैं, झारखंड में हुआ, यहाँ पर भी जिस तरह आप बता रहे हैं बेहतर काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम निश्चित रूप से, मुझे पता था कि ये आपके दिल से लगा हुआ काम है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। थैंक यू। डॉक्टर बिप्लब बंदोपाध्याय हमारे साथ हैं, DM एंडोक्राइनोलॉजी हैं, और डॉक्टर बंदोपाध्याय इसके पहले मल्टीनेशनल में काम करते थे, विदेश में भी उनको काफ़ी अच्छा पैकेज था, और वो वहाँ से छोड़कर छत्तीसगढ़ आए, रायपुर आए, और यहाँ पर उन्होंने काम चालू किया। हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि शुगर के पेशेंट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि शुगर का शर्तिया इलाज करने वाले भी बढ़ रहे हैं। तो इसको किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल में शुगर बढ़ रहा है और उसको लेकर तरह तरह के मतलब इलाज भी आए दिन हो रहे हैं, तो इसको लेकर एक आप, चूंकि आप DM हैं और आपके पास तरह तरह के मरीज आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा और लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। धन्यवाद सुभाष। डायबिटीज़ के बारे में जब आप सुनते होंगे तो आजकल फेसबुक में, मीडिया में रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ ये शब्द आप सुनते हैं, और पेशेंट आके पूछते हैं कि सर मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है कि नहीं, मतलब वापस मैं नॉर्मल जा सकता हूँ कि नहीं। और इसको लेकर के बहुत बड़ा एक गिरोह कह सकते हैं फेसबुक में और उसमें, जो लोगों को बुद्धू बना करके, उनको बहला करके, फुसला करके एक बड़ी राशि जो है वो लूट लेते हैं, और कई लोग गुमराह होते हैं। तो रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के बारे में यदि हम बात करें तो हमें पढ़ाया गया है और सब जानते हैं कि डायबिटीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती है। पर किन कंडीशंस में रिवर्स हो सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का शरीर का वज़न होना चाहिए 60 किलो और वो 90 किलो का है, तो उसमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बनेगी, इंसुलिन काम नहीं करेगा और उसके कारण उसको डायबिटीज़ होती है। तो यदि 90 किलो का व्यक्ति 60 किलो में अपने को एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके 60 किलो तक आ जाए तो उसका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। परंतु ये चीज़ जानना आवश्यक है कि डायबिटीज़ जब पहली बार अपीयर होता है, यानी पहली बार जब खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर बढ़ता है, तो फिर 50%
बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ऑलरेडी वो समाप्त हो गए होते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तभी वो 50% बीटा सेल्स के साथ काम कर रहा है। उस समय सही दवाइयाँ, सही खाद्य जिसमें शुगर ना हो, तेल की चीज़ें कम हो जो कि वेट घटा सकें, और सही एक्सरसाइज और सही तरीके से अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करके कोई अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है। पर अभी तक ये देखा गया है कि भारत में सिर्फ 30% व्यक्ति, 25 से 30% व्यक्ति जो है उनका शुगर कंट्रोल में है, यानी उनका 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर जिसको HbA1c बोलते हैं वो 7 से कम है। तो बहुत बड़ा काम है, बहुत काम करना है। और डायबिटीज़ सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ से जुड़ा हुआ है, डायबिटीज़ जो है किडनी फेलियर से जुड़ा हुआ है। 50% से ज़्यादा जो लोग डायलिसिस में हैं वो डायबिटिक हैं। डायबिटिक मरीजों में हार्ट अटैक होने की संभावना, स्ट्रोक होने की संभावना 3 से 4 गुनी बढ़ जाती है। यानी डायबिटीज़ जो है वो एक रोग की तरह है जो कि दूसरे रोगों को जन्म देता है। तो जब तक हम डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए केंद्रीय सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। तो जैसे डॉक्टर शुक्ला कह रहे थे कि एक एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का, हायर ट्रीटमेंट का। हायर ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। देश की 1% आबादी जिनका ईयरली इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1% आबादी, वो तो कुछ भी अफोर्ड कर सकती है। फिर बचे दूसरे करीब 20-25% लोग जिनका इनकम अपर मिडिल क्लास में आते हैं। फिर बचे अधिकांश लोग जिनका जो है सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना के रखा हुआ है। 30 करोड़ लोग, समझ लीजिए 30 करोड़ लोग, और सरकार जो है 80% लोगों को फ्री में 5 किलो चावल दे रही है। गेहूं नहीं दे रही है, चावल दे रही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का जिनका हर दिन का जो आय है, हर दिन की जो आय है वो बहुत कम है, जो गांव से हमारे पास आते हैं इलाज के लिए डायबिटीज़ के, तो वहाँ तक सरकार पहुँच नहीं पा रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि प्रिवेंशन प्रोग्राम को चलाना, जिससे कि डायबिटीज़ के प्रिवेंशन को रोका जा सके, जैसे आलोक शुक्ला सर ने कहा। तो मेडिकल फील्ड में बड़े बड़े अस्पताल तो कई हैं, रायपुर में कई हैं। सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे के रखा है, इससे 50-60 हज़ार 3 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो कुछ लोगों को फ्री हो जाता है। पर अधिकांश लोगों को जो गरीब हैं सच में, जिनकी प्रतिदिन की आय जो है 100 रुपए से भी कम है, उनकी पहुंच जो है इन आयुष्मान कार्डों तक नहीं है। इसीलिए वो जो है इलाज से वंचित रहते हैं। तो सवाल इसी बात का है कि डॉक्टर, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी सोचें, आम आदमी भी सोचे कि किस तरीके से इलाज को सस्ता किया जाए। बड़े अस्पताल में भर्ती होने पे इलाज का खर्चा जो है विगत 1 साल में आपने देखा है, 1-2 साल में डबल हो गया है। 100% वृद्धि हुई है बड़े अस्पताल में इलाज की। तो जरूरी है कि छोटे अस्पताल, मध्यम दर्जे के अस्पताल किस तरीके से जीवित रह सकें। आज तो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि छोटे मध्यम दर्जे के अस्पताल जीवित नहीं रह सकते, वो कॉरपोरेट अस्पताल के आगे झुक जाते हैं या बेच दिए जाते हैं उनको। ऐसा रायपुर में कई अस्पतालों के साथ में हुआ है। तो एक पद्धति, एक प्रणाली, एक पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे छोटे अस्पताल जिंदा रहें, छोटे डॉक्टर जो हैं जो क्लिनिक पे काम करते हैं वो जिंदा रहें, हर चीज़ का कॉर्पोरेटाइजेशन ना हो। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर जो आ रहा है, जो आगामी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। चलिए, तो एक बहुत अच्छा एक मुद्दा आपने उठाया है। प्रथा मेरी सहयोगी बात कर रही थी, मुझे लगा कि डॉक्टर विप्लव ने जो सवाल उठाया है उसके लिए यदि किसी पात्र व्यक्ति से बात करनी चाहिए तो डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, क्योंकि राकेश गुप्ता जो है IMA के प्रेसिडेंट हैं। वो जो है एसोसिएशन हेल्थ प्रोवाइडर ऑफ इंडिया जो है उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो डॉक्टर विप्लव ये सवाल कर रहे थे, तो जो ये प्रोवाइडर लोग हैं, तो अभी हमने देखा कि इस तरह की चीजें भी आ रही कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं
और एक तरह से कारपोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं, और उससे छोटे अस्पताल या छोटे डॉक्टर जो है वो कहीं तकलीफ में है। तो आपका एसोसिएशन इन सब चीज़ों को किस तरह से देखता है, और एक IMA के प्रेसिडेंट होने के नाते आपके पास किस किस तरह की चीज़ें जो है मेडिकल क्षेत्र में शिकायतें या सुविधाएं या तकलीफ किस तरह से आपके सामने आती है? देखिए सुभाष जी, ये आपने प्रश्न जो पूछा है ये सभी लोग पूछते हैं, और मुझे लगता है कि पूरे मेडिकल प्रोफेशन और हेल्थ इंडस्ट्री के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जो छोटे अस्पतालों का अर्थशास्त्र है और कॉरपोरेट अस्पतालों का जो अर्थशास्त्र है बिल्कुल अलग है। और जो अभी भारत देश का मेडिकल फील्ड है या हेल्थ इंडस्ट्री, वो एक संक्रमण काल से गुजर रही है। पिछले 7-8 साल में जो परिवर्तन आया है, आर्थिक परिवर्तन, सरकार ने बहुत से परिवारों को आयुष्मान कार्ड देना शुरू हुआ, तो ये समझा जाता है कि गरीब आदमी के पास इलाज कराने के लिए पैसा आ गया है। पैसा आने से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, क्योंकि एक आदमी के पास पैसा है तो जाहिर है कि उसको लेने के लिए भी बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे। तो इलाज की पद्धति में जो परिवर्तन हुआ है उससे बहुत संभव है कि बहुत सारे लोग इस बात को चाहें कि वो पैसा तुरंत उनके पास आए, या फिर वो लोगों का इलाज सुलभ होने के नाम पे सही या गलत इलाज, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन फिर भी लोग ये चाहते हैं कि वो पैसा कहीं ना कहीं से सरकार से डॉक्टरों के पास या कॉरपोरेट अस्पतालों के पास आए। तो अस्पतालों की आर्थिक प्रकृति में बहुत परिवर्तन हुआ है। छोटे अस्पताल धीरे धीरे केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सरकार की नीतियों के कारण या मेडिकल प्रोफेशन के प्रकृति में परिवर्तन के कारण छोटे अस्पताल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमने 30-40 साल पहले देखा था कि जो एक छोटा MBBS या छोटा डॉक्टर हुआ करता था, हम जब छोटे थे तो LMP का भी प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था। तो छोटे डॉक्टर जो हैं परिवार के मित्र समझे जाते थे, और बहुत छोटे पैसे में, बहुत कम पैसे में इलाज हो जाता था। कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती थी। अब जो है धीरे धीरे छोटे अस्पतालों का प्रचलन बढ़ा। उनके आर्थिक पक्ष को ऐसा समझा जाता था कि वो पेशेंट फ्रेंडली होते हैं, एक कस्बे में उपस्थित होते हैं, तो आदमी हर प्रकार का इलाज वहाँ जाके अपने जनरल प्रैक्टिशनर या छोटे MD मेडिसिन या पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके करा सकता था। लेकिन अब चूंकि लोगों को सुविधाएं चाहिए, एक ही छत के नीचे सभी विशेषज्ञ चाहिए, तो बड़े अस्पतालों का प्रचलन बढ़ा। तो अभी जो क्रॉस सेक्शन स्टडी पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, तो पहले 10 से 15-20% बिस्तरों के अस्पताल बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे, करीबन 70 से 80% ऐसे ही अस्पताल थे। लेकिन पिछले 5 से 10 साल में हुआ ये कि 50 से 100 बिस्तर के अस्पताल करीबन 50% हो गए, उससे बड़े अस्पताल और ज़्यादा हो गए हैं। तो धीरे धीरे अस्पतालों के व्यवसाय में जो कॉरपोरेट घराने आए या बड़ी कंपनियां आई, तो अस्पतालों का खर्च जो है वो सामान्यतः जो समझा जाता था कि कोई भी ऑपरेशन जो है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन दूरबीन से जो होना है, हम समझते थे कि आज से 5 से 10 साल पहले जो 30 से 45 हज़ार रुपये में अच्छे अस्पताल में हो जाता था, अब 1.5 से 2 लाख रुपए हो गए। तो मुझे लगता है कि हमको उन परिस्थितियों को, उन नीतियों को समझने की ज़रूरत है कि आम आदमी की पहुंच से छोटे अस्पताल क्यों दूर हो गए, और छोटे अस्पताल एग्जिस्ट होना या प्रचलन से क्यों बाहर हो गए। तो लोग चाहते हैं कि अस्पताल में इलाज भी सस्ता मिले, और सरकार की नीति ऐसी नहीं है कि छोटे अस्पताल वहाँ पर अपना अस्तित्व कायम रख सकें। तो मुझे लगता है कि एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। समाज, मेडिकल प्रोफेशन और सरकारों को ये समझना चाहिए, और मेडिकल प्रोफेशन को ये समझना चाहिए कि उनकी प्रतिबद्धता गरीब आदमी को इलाज प्रोवाइड कराने की, सस्ते में और पारदर्शी ढंग से, जो एथिकल इलाज हो, वो बहुत सस्ता हो, मरीज उस पर भरोसा कर सके और वो उसकी पहुंच में हो, छोटे कस्बे में हो, बड़े शहरों में न जाना पड़े। ऐसे मुझे लगता है कि नीतिगत निर्णय लेने की ज़रूरत है,
ताकि छोटे अस्पतालों को इलाज में बढ़ावा मिल सके और वहाँ पर गरीब आदमी जाने का भरोसा कर सके। तो एक लंबी बहस का विषय है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि समाज इसको उपलब्ध कराने में अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करे। चलिए, तो कई मुद्दों को लेकर बहुत अच्छे से यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हुई है और ये हमारे इस कार्यक्रम का पहला पैनल डिस्कशन था जिसमें हेल्थ एजुकेशन को लेकर, साथ ही साथ में व्यवसायीकरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे होते जा रहा है, उसे दूर कैसे किया जा सकता है, ये हमने जाना है। आयुर्विज्ञान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये हमने जाना है। और साथ ही अंग प्रत्यारोपण को लेकर भी मुख्य रूप से आज एक विशेष मुद्दे को लेकर भी इस पैनल डिस्कशन में चर्चा यहाँ पर हुई है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए बतौर पैनलिस्ट। और चूंकि अब ये पल हमेशा के लिए हमारी जहन में कैद रहे, इसलिए स्मृति चिन्ह हम देंगे एक एक करके हमारे सभी अतिथियों को। पात्रा जी हमारे साथ में मौजूद थे, डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय जी हमारे साथ में बतौर पैनलिस्ट मौजूद थे, साथ ही साथ में डॉक्टर आलोक जी हमारे साथ में थे और राकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में मौजूद थे। इन सभी को स्मृति चिन्ह देकर हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। प्रबंध संपादक जय दुबे जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे स्मृति चिन्ह देकर यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट का सम्मान भी करें। सुभाष मिश्रा जी भी हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं और प्रबंध संपादक जय दुबे जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। एक एक करके हम सभी अपने पैनलिस्ट को स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन को लेकर अभी इस पैनल पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की है। कई ऐसे मुद्दे थे जो कि प्रकाश में यहाँ पर लाए गए हैं, कई मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का इस पैनल पर शामिल होने के लिए।